नमस्कार, मेरा नाम गौतम भान है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स बैंगलोर में पढ़ाता हूँ। और आज मेरे साथ मेवा भारती हैं, जो राजस्थान महिला कामगार यूनियन के अध्यक्ष हैं और बहुत सालों से रोज़गार के मुद्दों पे, आवास के मुद्दों पे और कामगारों के मुद्दों पे काम करती आ रही हैं। मेवा दी नमस्कार, बहुत अच्छा नमस्ते। लगा आप आज हमारे साथ जुड़े। तो मेवा दी, आज की बातचीत में हम थोड़ा-सा बात करना चाहते थे आपके साथ, सोचते हुए कि अक्सर जब हम कामगारों के बारे में सोचते हैं, तो 3-4 मुद्दे हमारे मन में आ जाते हैं। उनकी काम की स्थिति, उनकी आमदनी, उनके अपने मालिकों के साथ जो रहन-सहन होते हैं, रिलेशन होते हैं। मगर अक्सर हम आवास की बात इतना नहीं करते। खासकर जो कामगार संस्थाएँ होती हैं, यूनियन होती हैं, उनको लगता है कि आवास का मुद्दा थोड़ा-सा अलग है रोज़गार के मुद्दों से। आप एक घरेलू महिला कामगार यूनियन के साथ हैं, जुड़ी हुई हैं, मगर इसके पहले आप बहुत सारे काम के क्षेत्रों के साथ भी जुड़ी हो चुकी हैं। तो पहले हमें बताइए कि खासकर किराए की बात आपके मन में कब आई? ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि घरेलू कामगारों के मुद्दे उठाते हुए हमें किराया का मुद्दा उठाना चाहिए? हाँ, मेरा नाम मेवा भारती है, वो पहले ही परिचय हो चुका है, गौतम जी ने करवा दिया है। ये जो घरेलू कामगारों के साथ हमारा लंबा काम है हम्म, और काम करते-करते हम लोगों को जब हम लोग काम कर रहे थे, उसी दौरान हमको हर बार महिलाएँ ये बोलती हैं कि हम्म, बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया, बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया। तो हमको ये लगा कि ये एक्चुअल में बढ़ा है या महिलाएँ बोल रही हैं हम्म, या हम थोड़ा-सा ग्राउंड की स्थिति को देखते हैं। तो हम जब मीटिंग कर रहे थे, उसमें निकल के आ रहा था। फिर हम लोगों के पास में कई डिस्प्यूट के मामले आए, हम्म, किराएदारों के, मकान मालिकों के आपस में कि उसको निकाल दिया घर से, सामान भी रोड पे फेंक दिया। हम्म, इस तरह की चीज़ें भी आई। तो फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया कि किस तरह के मकानों में किराया बढ़ रहा है। हम्म, तो वो 3-4 तरह के रेंटल हाउस हैं, हम इस 3-4 तरह के मामले हैं। हम्म, एक तो इंडिविजुअल मकान है, हम्म, जो सिर्फ़ वो देते हैं अपनी आमदनी के लिए। एक उस टाइप के हैं कि वो किराए का इसलिए देते हैं कि उनका खुद का भी घर उसी से चल रहा है और वो किराए पे ही ज़िंदा है, वो परिवार जो किराए के मकान देता है। तीसरा इस टाइप का भी है कि वो बिज़नेस पर्पज़ से है, तो वो बिल्डिंगें खड़ी कर दिया, बना दिया और किराया फिर मनमर्ज़ी से बढ़ा लिया, हर साल बढ़ा देंगे। उसको ये लगा कि महँगाई बढ़ रही है, हम्म, तो महँगाई के साथ में हर 6 महीने में भी वो किराया कई जगह बढ़ रहा था, हमने ये देखा था। हम्म, तो ये यूनियन में एक लंबा टाइम से उठ रही थी आवाज़ और हमको लगा कि इसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए और इसकी हकीकत क्या है वो हमको जानना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर ये शुरू किया और आईएचएस के साथ फिर हमारा कॉन्टेक्ट हुआ और ये स्टडी के रूप में फिर इसके ऊपर थोड़ी पहले काफ़ी बात की गई, थोड़ा देखा भी गया कि इस टाइप के हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इस टाइप के मकान हैं, हम लोगों ने जाके फिजिकली भी देखे और उसके बाद फिर ये काम शुरू हुआ। तो दी, जब पहली ये आपकी मीटिंगों में किराए की बात उठी, तो थोड़ा-सा हमें बताएँ कि जब आपने सोचा कि अब आप यूनियन के तौर पे कुछ रणनीति आपको बनानी है, हम किस तरीके से सवाल का जवाब दें। उस टाइम पे आपने फिर एक रिसर्च का पहले कहा कि पहले एक स्टडी करते हैं, पहले समझते हैं। तो अक्सर ये नहीं होता, अक्सर हम खासकर जब कार्यकर्ता होते हैं तो बिल्कुल हम इमीडिएटली एक्शन सॉल्यूशन टाइप पे चले जाते हैं कि इमीडिएटली पहुँच गए लैंडलॉर्ड के साथ, नेगोशिएशन कर लिया, ये किया। आपको ये क्यों लगा कि पहले स्टडी करने का ज़रूरत है? ये हमको इसलिए लगा कि हम लोगों ने तरह-तरह के मकान देखे और हमने ये देखा कि ये तो एक तरह का तो है ही नहीं। हुँ, तो आप जब बात करेंगे और कलेक्टर बात करेगा, हम लोगों को कई बार ये लगता है कि हम कलेक्टर के पास जाएँ और जाकर के हम ये कहें कि आप तो किराया एक्ट को लागू कर दीजिए। हुँ, हर बार महिलाएँ करें किराया एक्ट, तो किराया एक्ट लागू तो तब करेंगे जब एक जैसी कंडीशन होगी, हुँ, तो वो कैसे करेंगे? और यदि किराया एक्ट लागू भी होता है, हुँ, तो वो कामगार जो वो फँसने वाली थी, हुँ, हमको ये भी दिख रहा था ग्राउंड की स्थिति में जब हमने देखा। तो फिर हमको ये लगा कि हम लोग एक बार एक रिसर्च करके देखते हैं और उसमें क्या निकलता है कि हमको मौका भी मिलेगा, हम जाकर के बात भी करेंगे, हम देखेंगे भी, फिजिकली भी देखेंगे और ये जो तरह-तरह के जो निकल रहे हैं किराए के हुँ, घर, इसमें हम हकीकत में हम वहाँ जाकर के देखेंगे तो हमको और ही कुछ चीज़ें मिलेंगी। जब हम बात करेंगे तो वो कुछ निकल के आएगा। हुँ। इसलिए ये हमारे मन में आया और वो रिसर्च से फिर काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें सामने भी निकल कर के आई। तो अगर हम अब उस रिसर्च के बारे में सोचते हैं, एक स्टडी हुई,
तरह तरह के हमने अलग अलग किराए में जो जिसको हमने सेटअप बुलाया है या अरेंजमेंट बुलाया है, किस तरीके की संरचना है, किराए किस तौर पे होता है। तो जब आप उस स्टडी के बारे में सोचते हैं, अभी आपके मन में क्या आता है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुन के आप थोड़ा हैरान थे, जो आपको नया लगा, जिससे आपको लगा कि ये तो हमने सोचा नहीं था? क्या कुछ चीज़ें जो आप पहले सोचते थे वो कन्फर्म हो गई, चलो ये ऐसे ही है? तो आपके लिए सबसे ज़रूरी 1-2 चीज़ें क्या थी स्टडी से जो आपको अभी अपने मन में इमीडिएटली आई थी? जब आप स्टडी के बारे में सोचते हो आपको इमीडिएटली सूझता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी सीख थी? एक तो हमको ये सीखने को मिला उस स्टडी से कि जो एक बहुत बड़े स्तर पे ये बात फैल रही थी बार-बार कि किराया बहुत बढ़ गया। तो वो हमको लगा कि एवरेज किराया 2500 रुपये है। हुँ, और 2500 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है जयपुर जैसी सिटी के अंदर। और जो जिस सेटअप में वो रह रही हैं उस टाइप के सेटअप में वो 2500 रुपया हमको कई जगह हमको वाजिब भी लगा। ज़्यादातर हमको वाजिब लगा वो हमने जब देखा तब। तो एक तो हमारी ये सीख बनी उससे। और फिर हम लोगों ने महिलाओं के साथ भी बात की और वो जो किराएदार रहती हैं उनको भी हमने समझाया काफ़ी कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। दूसरा हमको उससे ये लगा कि जो स्टडी होने के बाद में हमको ये लगा कि रेंटल हाउस एक स्कीम गवर्नमेंट बना सकती है और वो कामगारों के लिए बना सकती है और ख़ास करके जो घरों में काम करती हैं इनके लिए वो बनाए। और इनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो आसपास में कॉलोनियों में होता है और वहाँ पे इनको मकान मिलते नहीं हैं किराए के। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो रेंटल हाउस बनाए और सरकार वाजिब रेटों में दे और लोग तैयार हैं देने के लिए, किराए भी देने के लिए और उनकी जो भी शर्तें हैं वो मानने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसमें एक ये भी सामने आता है कि सिर्फ हर टाइप के कामगार की किराए की तरफ जो रिलेशनशिप है वो अलग है। आप कह रहे हो कि घरेलू कामगार घरों में 4 घरों में चल के जाती है, तो उसके कार्य क्षेत्र की एक सीमा है और वो जो घर होते हैं वो उच्च आमदनी के घर होते हैं जो घरेलू कामगारों को रखते हैं। तो एक तरीके से वो शहरों में, बस्तियों में जहाँ किफ़ायती आवाज़ हो, थोड़ी दूर किफ़ायती आवाज़ हो, वो दूर वाला आवाज़ नहीं ले पाती। तो ये एक खासकर बात भी है और इसी बात से जुड़ के आता है, अभी आपने बोला कि एक सरकार एक स्कीम चला सकती है। शुरू में हमने किराए की एक्ट की बात की थी, तो इसमें और आप ये कह रहे थे कि अगर हम अधिनियम बनाएंगे तो वो एक ही अधिनियम होगा जो हर टाइप की सिचुएशन पे, हर टाइप के कामगार पे लागू होगा। तो ये जो स्कीम है जो एक अधिनियम से एक स्तर नीचे आती है, मगर इसमें थोड़ी सी बारीकी से, थोड़ा इसमें हम विस्तार से एक सिचुएशन को पकड़ सकते हैं। तो स्कीम के बारे में आपकी सोच आज क्या है? किस तरह, अगर हमें मौका मिले सरकार से बात करने के लिए और हम कहें कि हमने ये रिसर्च किया है, हमारे पास कुछ खास चीज़ें हैं एक स्कीम के लिए, सिर्फ घरेलू कामगारों के लिए, उसके क्या मुख्य तर्क होंगे? 1-2 चीज़ें अगर आप सोच सकते हैं। उसका 1-2 चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि एक तो आसपास में ज़मीन देखी जाए। सबसे पहले शहर में वो ही एक दिक्कत आती है और वो कुछ जगह ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं और वहाँ पे आसपास में काफ़ी लोग हैं जो मकान हैं, किराए पे रहते हैं, लोग इस टाइप के भी सेटअप हैं और कुछ ज़मीनें जेडीए की खाली पड़ी हैं अभी भी शहर के अंदर। यदि हम पब्लिक ज़मीन है तो उसमें वो बना करके दिया जाए तो वो 4-5 किलोमीटर का एरिया या 6-7 भी होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और वो उसमें ये हो सकता है कि वो बनाए हाउजिंग और बना करके वो फिर उसको दे रेंट पे। और ऐसे करके शहर में कुछ चीज़ें रिसर्च की जाए कि कहाँ ज़मीनें अभी उपलब्ध हैं और उसको कैसे कैसे काम में लिया जा सकता है। तो इमीडिएटली तो मुझे इस तरह का ही लग रहा है। तो देख, सरकार हम अक्सर कहती है जब बात करें कि लोगों को किराया नहीं चाहिए, लोगों को खुद का घर चाहिए, उनको मालिकाना हक चाहिए, उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो वो कह सके कि कागज़ उनके हाथ में हो। क्या आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है कि कामगार किराए नहीं चाहते, वो अपना खुद का घर चाहते हैं? क्या अगर सरकार एक किराए की नीति लाएगी, क्या इसका स्वागत किया जाएगा, या आपको लगता है, क्योंकि सरकार और पॉलिटिशियन हमेशा कहते हैं कि घर देने आने, हमको किराए का नहीं, किराए के साथ सोच सरकार की जमती नहीं है ज़्यादा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि जो प्रवासी लोग आते हैं शहर के अंदर वो रहने के लिए नहीं आते हैं। बहुमत में 80% लोग ऐसे हैं जो काम करके और अपने घर जाना चाहते हैं, वहीं पे वो रहना चाहते हैं। तो उनके लिए ये किराए की जो पॉलिसी आएगी वो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। उनको चाहिए, वो मकान खोजते रहते हैं, फिर मिलते भी नहीं हैं और मिलते हैं तो इतना दूरी पे मिलते हैं और काफ़ी बुरी कंडीशन में मिलते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छा है।
इसमें 20% लोग ऐसे होंगे जिनको खुद के घर चाहिए हम्म, और वो यहीं पे रहना चाहते हैं, उनके बच्चे भी यहीं रहना चाहते हैं, तो उसमें लोकल भी होते हैं। और जो दूसरे स्टेटों से माइग्रेंट होकर के आते हैं उसमें तो मात्र 10% का हम कह सकते हैं कि हमारा लंबा काम है उनके बीच में। तो 10% ऐसे लोग हैं जो चाहती हैं कि हमको घर मिले, क्यों हम लोगों ने खुद उनसे फेस टू फेस भी बात होती है हमारी कि आपको सच्ची में ही चाहिए। तो उसमें सिर्फ इतना ही निकल के आता है कि नहीं, अभी हम तो कमाने के लिए आए हैं और हमको ठीक ठाक घर मिल जाए, सस्ती दरों पे मिल जाए और एक सुरक्षा वाला घर मिल जाए जिससे हम अपना काम आसानी से कर सकें और हमको लंबा नहीं चलना पड़े। इस टाइप का घरेलू कामगारों का तो यही निकल के आ रहा है। तो एक डिमांड हमेशा होता है किराए का, जो भी हो जाए, ये भी हो कि अगर 10-20% अपना खुद का घर जाए, एक बड़े तबके का डिमांड किराए का ही होता है शहरों में। हाँ बिल्कुल, बड़े तबके का किराए का ही होता है कि वो लौट जाते हैं वापस फिर। तो मान लीजिए अगर वो लौटे भी ना, हमारे जो हमने साथ काम किया है IHS और यूनियन ने, उसमें हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों जिनको प्रवासी कहा जाता है जयपुर में 13, 15, 17 साल से रह रहे हैं। तो एक तरीके से वो प्रवासी होने की सीमा की जो समय सीमा है वो भी बढ़ती जाती है। एक टाइम पे लोग आधी जिंदगी, उनके बच्चों की पैदाइश जयपुर में हुई है, एक तरीके से एक पीढ़ी भी बन गई है। क्या आपको लगता है कि अगर किराए के हालात जो हैं, जैसे लैंडलॉर्ड के साथ रिलेशन जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट की मजबूती, किराए का वाजिब होना, बढ़ना नहीं, अगर किराए की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए तो ये जो आखिरी 10-20% हैं जो प्रवासी ना हो, जो अब यहीं बस गए हों, क्या आपको लगता है कि उनका भी मन किराए की तरफ बदल सकता है? क्या उनका मन अभी इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं देखो किराए में ये प्रॉब्लम होती है कि कल वो किराया बढ़ा देगा तो हम क्या करेंगे? निर्भर करना मुश्किल हो जाता है, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किराए के अरेंजमेंट की स्थिति के सेटअप जो हों, अगर सरकार ये नए किराए के बताए, क्या आपको लगता है कि बाकी तबके की सोच भी निजी घर और मालिकाना हक से हटके किराए की तरफ जा सकती है? कुछ लोगों की जा सकती है, बहुमत में तो मैं नहीं कह सकती, पर कुछ लोग हैं जो जा सकती है। वो इसलिए जा सकती है कि उनके जो बच्चे हैं ना, अभी उसमें भी डिफरेंस है। हमने ये देखा है कि बच्चे हैं ना वो यहीं रहना चाहते हैं और जो उनके माँ बाप हैं वो अपने वापस ओरिजिन गांव में जाना चाहते हैं। तो उनके बीच में थोड़ा वो दिक्कत है। और अभी हमने देखा कि कोविड के बाद में हमारी बहुत सी बहनों ने गांव में अपने छोटे छोटे घर बना लिए और वो शिफ्ट हो गई, एक उम्र भी हो गई और अब वो आती नहीं है इधर काम करने के लिए। तो पीढ़ियों के बीच पे उनके जो अपने जीवन के प्रति सोच है वो भी बदल रही है और एक तरीके से जो प्रवासी था उसके बच्चे प्रवासी अब नहीं रहे, तो ये बदलाव भी धीरे धीरे आ रहा है। आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड के बीच में खासकर किराए पे तो बहुत अनबन हुई होगी और बहुत आगे बढ़ी होगी। हमने ये देखा था कि केंद्र सरकार की तरफ से एक आप फरमान तो नहीं कह सकते, पॉलिसी नहीं कह सकते, मगर एक मांग तो आई थी कि किराए को माफ़ कर देना चाहिए। कोविड के जब महामारी चल रही है तो माफ़ कर देना चाहिए। आपके अनुभव में कोविड के वक्त किराए के साथ क्या हुआ? क्या ये किराए की माफ़ी हुई? अगर माफ़ी हुई तो बाद में क्या वो कर्जा बन गया या उसको सच में माफ़ किया गया? क्या कुछ लोगों को घरों से निकाला गया? तो महामारी के साथ क्या अनुभव रहा किराए में? महामारी के समय जब फर्स्ट कोविड आया तो उसमें हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों का किराया माफ़ नहीं हुआ। सिर्फ हम यदि एवरेज जाएंगे पूरे उसके अंदर तो 5% लोगों ने कुछ जगह पे किराया माफ़ किया, वो भी सिर्फ 1 महीने का किया। कोविड तो काफ़ी लंबा था। फिर सेकंड कोविड आया तो बिल्कुल उससे पहले ही लोगों को शुरू कर दिया कि पहले की तरह मत सोचना कि हम 1 महीने का माफ़ी देंगे आपको, कोई माफ़ी नहीं होगी और वो आपको कर्ज ये किराया देना पड़ेगा। तो पहले वाले कोविड में भी किराया कर्जे पे था, फिर दूसरे वाले में भी कर्जा हुआ। तो वो अभी भी कुछ लोगों को किराए का कर्जा चल रहा है। जो लोग अच्छे से नहीं काम कर पाए, उनको वापस काम नहीं मिला, या कुछ बुजुर्ग लोग थे या कुछ बीमार हो गए कोविड के अंदर, तो उनको अभी भी वो कर्जा चल रहा है। और कुछ लोगों ने अपनी बचत निकाली, उससे वो कर्जा चुकाया। तो वो है। और कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी और काफ़ी बुरी कंडीशन थी। कई जगह तो ये भी था कि हमको नहीं पता, आप किराया दीजिए, यदि आप किराया नहीं दे पा रहे हैं तो आप खाली करो, आप जाओ रोड पे सामान फेंका। तो वो हम लोगों ने कई जगह रुकवाया भी प्रशासन से बात करके कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे खाली करवाएंगे और कि सिर्फ किराए के लिए ये कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ तो आई थी और वो सरकारों ने बोला ज़रूर, पर उसका धरातल पर असर नहीं था कि वो इम्प्लीमेंट तो था ही नहीं, कोई था ही नहीं कि जो इम्प्लीमेंट करवाएगा वहाँ करके।
तो वो उनको छोड़ा और सिर्फ कागज़ में निकाला। और आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट कि सरकार का कहना बिल्कुल उसका क्रियान्वयन हो ही नहीं पाया, उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए, क्या एक ताल्लुक ये भी है क्योंकि रेंट में अभी कोई स्कीम, कोई अधिनियम, कोई एक्ट, कोई कानूनी हक उस तरीके से है नहीं? तो एक तरीके से क्या कोविड के बाद आपकी सोच में भी आता है कि ज़रूरी है कि कोई तो नीति, कोई तो स्कीम, किसी तरीके की सरकार की तरफ से एक संरचना, एक स्ट्रक्चर हो, ताकि अगर कल कुछ किराए पे काम करना हो तो कहीं ना कहीं उसका एक आधार बने, क्योंकि किसी भी नीति, किसी भी कानून के बिना सरकार भी अगर करे तो कैसे करे? तो क्या कोविड के बाद थोड़ा सा ये किराए पे अधिनियम, स्कीम, नीति लाने, क्या उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है आपके लिए? नहीं, बढ़ा तो है हम्म, और वो होना भी चाहिए। और वो इसलिए भी होना चाहिए कि यदि कोई एक ढांचा या कोई कानून होता है तो उसके इर्द-गिर्द हम चीज़ें कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और यदि वो है ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसी मर्ज़ी है वैसे ही चलता है। एग्जैक्ट। इसलिए आप जब आप कोविड में आप कह रहे थे आप कुछ लैंडलॉर्ड के साथ नेगोशिएट भी किए, वो एक 1 टू 1 टाइप पर्सनल नेगोशिएशन हो जाता है, कहीं कर पाते हो, कहीं नहीं कर पाते, मगर एक तरीके से कानून और ढांचा आपके पीछे इस तरीके से है नहीं अभी, तो उस टाइप का फ़र्क भी आपको दिखता है उसमें। तो मेवाती, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अब जब आपने ये स्टडी में एक और बात आगे बढ़ के आई कि अक्सर जब हम आवास के बारे में सवाल उठाते हैं तो वो एक तरीके से हम हर उसको एक निजी चीज़ की तरह में समझते हैं, हमारा खानदान है, हमारा ये घर है, मगर जब हमने देखा कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, बहुत सारे घर एक्चुअली अकेले नहीं संभालते, 4-5 लोग एक साथ, नलका दोनों के बीच में एक है, या लैंडलॉर्ड एक है और 5 हैं, और इसको हमने ये सेटअप का नाम दिया क्योंकि हम कह रहे थे कि एक्चुअली इसको आप एक एक परिवार और एक एक घर के तौर पे, निजी तौर पे नहीं देख सकते। तो क्या आपको लगता है कि जो ये सेटअप के बारे में आइडिया, ये शब्द जो अब हम दोनों यूज़ कर रहे हैं और इस स्टडी के पहले हम यूज़ नहीं करते थे, इस शब्द के बारे में आपकी क्या सोच है? आपकी किस तरीके की समझ आपके हाथ में आई है ये सेटअप के बारे में सोच के, और क्या ये एक नई चीज़ थी, एक नई सीख थी आपके लिए स्टडी से? ये जो सेटअप शब्द है ना, यही हमारे लिए नया था और हमको काफ़ी टाइम लगा इसको समझने के लिए कि ये सेटअप है क्या। हम तो यही समझते थे कि किराए का घर है और ये मेरा कमरा है जो मेरे को किराए पे मिला है, तो ये मेरा निजी है। उस हम लोग जब स्टडी शुरू की और हम जब बात करना शुरू किया और देखा, तो ये फिर समझ बनी कि ये तो ऐसा तो नहीं है कि यदि मेरा होगा तो फिर मेरे लिए बाथरूम भी होगा अलग से, एक नल भी होगा अलग से, जो एक घर देते हैं। ये तो एक कमरा है, कमरे के अंदर ही आपको पूरी चीज़ें करनी, वहीं खाना बना रहे हैं। और ख़ास करके महिलाओं के तो नहाने की व्यवस्था भी नहीं थी। बहुत सारी जगह हमने देखा कि उन सेटअपों में नहीं थी। वो नहाती हैं तो कपड़े पहन के ही नहाती हैं अपना, या फिर कमरे के अंदर जिसमें सोती हैं, खाना भी वहीं बनाती हैं, सोती भी वहीं है और वहीं पे वो नहाती हैं। तो ये इस तरह का था और काफ़ी नया था और हमारी भी समझ बनी, और फिर हम लोगों ने उस समझ को जितना हम कर सकते थे उतना हमने महिलाओं के बीच में इससे बात भी शुरू की उसके ऊपर। तो एक तरीके से रिसर्च का एक फ़ायदा हुआ कि एक नया शब्द और एक नया देखने का नज़रिया हाथ में आ गया, और इसमें एक तरीके से हमारी जो प्लानिंग और स्कीम है वो भी बदलती जाएगी। तो मेवाती, जब हम आवास के बारे में सोचते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, एक ये 3 हमारी मुख्य बुनियाद होती हैं एक गरिमा भरी ज़िंदगी जीने के लिए। तो मगर जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम राशन की बात करते हैं, मगर जो मकान है वो एक तरीके से रोटी और कपड़ा से थोड़ा अलग हो गया हमारी नीति में। तो अगर आप अभी इस स्टडी के बाद इस मुद्दे पे सरकार से कुछ कहना चाहें सामाजिक सुरक्षा के तौर पे, बेसिक नीड्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं तौर पे, तो आवास को हम वापस एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा के एक पैकेज में कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि एक तरीके से अभी आप बात भी करो, हमारे डिपार्टमेंट भी देखो तो लेबर होगा या एजुकेशन होगा, मगर जो आवास का डिपार्टमेंट है वो अपने आप को सामाजिक सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, वो शहर के डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट अपने आप को कहता है। तो एक तरीके से वो, तो क्या आपको लगता है कि आवास और किराए के मुद्दों को हमको शहरी विकास के नज़रिए से देखना चाहिए या वापस उसे बिल्कुल बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ना चाहिए? इसमें दोनों ही हो सकता है, और ये इसलिए भी हो सकता है कि एक तो हम बेसिक तो है ही है
यदि वो कोई भी आदमी काम करने आया है, परिवार है या इंडिविजुअल भी आ रहा है, तो वो आकर के काम तो शहर के अंदर करेगा, अपन वो रहेगा कहाँ? तो उसकी एक बेसिक चीज़ तो है कि उसको आवास तो चाहिए। दूसरा ये कि वो एक मूलभूत सुविधा में भी आ गया उसके साथ में। फिर तीसरी बात ये आती है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, उसकी पॉलिसी में कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि हमारे शहर में जो लोग आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और जो शहर को बना रहे हैं, उनकी जगह कहाँ होगी, वो कभी नहीं सोचते हैं इसके बारे में। तो उनके उसके अंदर वो आना चाहिए और वो एक प्राथमिकता के तौर पे वो उनको लेना चाहिए कि हम जो शहर को बना रहा है उसकी जगह यहाँ पे शहर के अंदर होगी। बिल्कुल, तो तीनों स्तरों पे हमको ये मुद्दे को लाना है, सामाजिक सुरक्षा के तौर पे भी, मगर अर्बन डेवलपमेंट की परिभाषा में भी हमें जो कामगारों का आवास है उसको विकास की परिभाषा में वापस डालना है। नहीं तो हमारे आवास एक तरीके से रियल एस्टेट बन जाएगा, वही वो वापस प्रॉपर्टी की तरह बन जाएगा। आई थिंक ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा देखें, बल्कि ये तीन जो चीज़ें आप कह रहे हो, मूलभूत सेवाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट और सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल प्रोटेक्शन, तीनों में आवास के मुद्दे को जोड़ना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसके बारे में सोचने में। थैंक यू मेवादी आज हमारे साथ बैठने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। एज ऑलवेज आपकी बात सुन के बहुत सीखने को मिलता है और सुनने अच्छा लगता है, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सभी को धन्यवाद।